गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज 15 तारीख का द हिंदू देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कुछ जो छूटे हुए हैं उनके जो मेजर टॉपिक्स हैं हम लोग बीच में ही कवर कर लेंगे, थोड़ा बहुत मिलते जुलते। ठीक है, तभी शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज है बॉर्डर पॉपुलेशन चेंज। ये प्रधानमंत्री जी का क्या है, स्टेटमेंट है। हमें यहाँ पर क्या देखना है, भी यात्रा पर गए हैं मोदी जी, नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर असम में, वहीं पर इन्होंने दिया है। ये बॉर्डर पॉपुलेशन चेंज, बॉर्डर पॉपुलेशन न्यूज में क्यों है, हमें पहले ये जानना होगा। तो इसका मतलब है जो सीमा पर क्षेत्र हैं, सीमा पर स्थित राज्य। देखिए ये न्यूज हमेशा जब भी कोई नेता जाएगा, विशेष रूप से जो लीडिंग है प्राइम मिनिस्टर जैसे, वहां पर हमेशा ये न्यूज में रहेगा सीमा पर जो स्थित राज्य हैं। क्या होता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट की समस्या है ये, प्लस वेस्ट बंगाल। क्या होता है कि ये जो इनकी सीमा लगती है, ये लगती है बांग्लादेश से विशेष रूप से। ठीक है, अधिकांश राज्यों की, प्लस म्यांमार से लगती है। किससे लगती है, तो ये समस्या कहाँ की है, मुख्य रूप से बॉर्डर पॉपुलेशन में चेंज की, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे प्लस वेस्ट बंगाल। किनसे सीमा लगती है, जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक है, और मुख्य रूप से हमारा यही जो है समस्या के देश बांग्लादेश और म्यांमार हमारे लिए है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बॉर्डर लगते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ से जो बांग्लादेशी हैं, आपने सुना होगा न्यूज में जो चल रहा है, वो भारत आ जाते हैं, और म्यांमार के जो लोग हैं, इस समय जो हमारे सरकार का फोकस में है बांग्लादेशियों पर, देख रहे होंगे इसमें काफी क्रैकडाउन किया गया है। पूरे भारत में ऐसे लोगों की रेकिया पता लगाया जा रहा है और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम थी ये, इसको लेकर के देखना होगा आपने। जो वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी जी हैं, उन्होंने भी मुद्दा उठाया। कारण, मुद्दा क्यों उठाया, क्योंकि वेस्ट बंगाल का मुद्दा क्यों उठाया, क्योंकि इनकी जो भाषा है, वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं उनकी भाषा क्या है, बंगाली है। और बांग्लादेशियों की भाषा क्या है, बंगाली है ना। दोनों की भाषा बंगाली है। अब ये लोग, जब बंगाल के लोग जो हैं, वेस्ट बंगाल के, ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये वाला जो वेस्ट बंगाल का रीजन हो गया मान लीजिए, ये भारत के किसी भाग में जाते हैं मान लीजिए, तो भाषा बोलेंगे बंगाली। तो इनको, ये जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले लोग हैं जो बंगाली बोलते हैं, इनको बांग्लादेशी समझ के एक्शन किया जा रहा था, इसलिए यहाँ पर मुद्दा उठाया गया था बंगाल, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो पॉपुलेशन में जो परिवर्तन होता है उत्तर पूर्वी राज्यों में, कहाँ कहाँ पर विशेष रूप से, ये असम में उन्होंने बोला है, तो असम में तो ज्यादा समस्या है ही। ये समस्या तब भी आपने सुना होगा जब आपने एनआरसी का मुद्दा आया था। तो बस वही है, इशू वही है, बस उठाया जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक कारण भी होते हैं, अन्य कारण भी हैं। तो जो पॉपुलेशन में चेंज आता है, मतलब जनसंख्या में परिवर्तन, एक शब्द में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज, जनसांख्यिकी परिवर्तन हिंदी में। तो जनसांख्यिकी परिवर्तन में इसका मतलब क्या हुआ, जनसांख्यिकी परिवर्तन मतलब ये हुआ, देखिए अगर असम का एग्जांपल हम लेते हैं, और असम में आ रहे हैं बांग्लादेशी, ठीक है, और चूंकि बांग्लादेश में रोजगार नहीं मिलते हैं, अवसर नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर लेबरर के रूप में काम करते हैं। काम करते करते ये लोग क्या करते हैं, अपना, मान लीजिए कि आधार कार्ड बनवा लिया, ठीक, राशन कार्ड बनवा लिया, ठीक, और बाकी वोटर कार्ड बनवा लिया। अब वोटर कार्ड मान लीजिए बन गया, तो ये वोट दे पाएंगे। राशन कार्ड मिल गया, बनवा लिया इन्होंने, तो सस्ता खाना मिल रहा है। और भोज आधार कार्ड, तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है इनको। अब देखिए इससे दिक्कत क्या है, दिक्कत इसमें, प्रॉब्लम इसमें क्या होगी, एग्जाम्पल लेते हैं पहले वोट का। जब वोट का होगा, तो ये क्या करें, मान लीजिए कि इनकी संख्या किसी एक, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है कोई, ठीक है, जहां पर मान के चलिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लीजिए 1 लाख लोग हैं,
ठीक है? इसमें अगर मान लीजिए कि 15,000 लोग आ गए बाहर से, ये आउटसाइडर हो गए या बांग्लादेशी हो गए, ठीक है? अब इनको जो वोट इनका जो वोटर कार्ड बना है, जिसने बनवाया होगा उनको वोट देंगे। एक तो ये समस्या यही है। प्लस क्या है कि ये जो इनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा होगा, जिसने इनकी हेल्प की है चीज़ों को लेकर, जिस पार्टी ने जो इनका रवैया जिस पार्टी का बेहतर रहा है, तो ये इनके जो वोटर्स होंगे, ये किसी को जिता सकते हैं। जो 1 लाख में से 15,000 वोटर्स मायने रखते हैं, तो लोग इन पर फोकस करेंगे और इनको ध्यान देंगे राजनीतिक रूप से, ठीक है? क्योंकि इनके पास 15,000 वोट्स हैं। एक तो ये है, इससे क्या होगा जब इनके ऊपर राजनीतिक में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और सोचिए 1 लाख में इनकी संख्या बढ़ते-बढ़ते एक ऐसी स्थिति आए जब 51 लाख हो जाए इनकी, तब क्या हो जाएगा? असम के लोग छूट जाएँगे पीछे और ये लोग आ जाएँगे राजनीति में। कौन? जो बाहर से आए हैं बांग्लादेशी। ये समस्या है। आप राशन कार्ड ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, दोनों में। अब सोचिए इसका जो वास्तविक लाभ का जो इसको मिलना चाहिए, जो हम असम के लोग हैं, जो वास्तविक लाभार्थी हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा। वास्तविक लाभार्थी को लाभ नहीं मिल पाएगा या उसको मिलेगा तो कम मिलेगा क्योंकि सारा पैसा योजनाओं का लाभ तो ये लोग खा जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है वहाँ पर बांग्लादेशियों की। इस वजह से मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री ने, राशन कार्ड, आधार कार्ड। तो अब इससे हुआ क्या मान लीजिए यहाँ पर इतने हो गए, अब इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, मान लीजिए 15,000 हैं, 51 लाख हो गए, तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या में परिवर्तन हो गया, डेमोग्राफिक चेंज। और इसका परिणाम बहुत सारे होते हैं। जैसे वहाँ पर इन्होंने क्या किया, वहाँ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेंगे। ज़मीन पर कब्ज़ा तो इससे क्या हुआ? तो जो असम के लोगों को या जो हमारे भारत के लोग हैं उनको ज़मीन नहीं मिल पाएगी, उनकी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा हो गया। प्लस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, प्लस वो बाहर से आ रहे हैं तो उनको रोज़गार के अवसर छीन लिए या रोज़गार के अवसर क्या हो जाएँगे? कम हो जाएँगे। किसके लिए? भारतीयों के लिए। क्यों? क्योंकि ये वहाँ से आए हैं, तो सोचिए जो काम ₹100 का हो रहा था, ये कह रहे थे हम 50 में कर देंगे। तो अब हमारे भारत के लोग जो हैं वो माँग कर रहे हैं हम 100 में करेंगे, ये कह रहे हैं हम 50 में, तो इनको तो रोज़गार मिल गया और ये बेरोज़गार रह जाएँगे, तो बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न करते हैं। यही सेम मुद्दा असम अमेरिका उठा रहा है, सेम मुद्दा है, एज़ इट इज़, ठीक है? इसके अलावा संस्कृति में परिवर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग आएँगे, अपने कल्चर के साथ आएँगे, तो अपने त्योहार मनाना शुरू करेंगे, तो कल्चर में चेंज होगा। तो कुल मिलाकर अगर किसी स्थान विशेष पर सीधा-सा मुद्दा ये है, किसी भी स्थान विशेष पर चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, वहाँ पर अगर किसी अन्य समुदायों के लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये चिंता का विषय है। उसके परिणाम जो हमने बताए वो यही होंगे। आपको हर समय यही लिखने हैं, 2-3-4 कारण हैं, लिख लेंगे वहीं पे, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे की ओर। दूसरा क्या है? पीएलआई स्कीम पोस्ट कौन सी स्कीम? पीएलआई। पीएलआई योजना का विस्तार किया गया है किसके लिए? व्हाइट गुड्स के लिए। व्हाइट गुड्स के लिए खोला गया। खोला गया का मतलब सिर्फ ये है कि पीएलआई योजना जो थी, अब उसका लाभ व्हाइट गुड्स को भी मिलेगा। पीएलआई योजना क्या थी? फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका मतलब अगर आप उत्पादन करेंगे तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। उत्पादन के लिए प्रोत्साहन। प्रोत्साहन कैसा होगा? फाइनेंशियल। तो अब ये किसको प्रोत्साहन के लिए शामिल कर लिया गया है? इसमें बाकी सेक्टर्स के लिए चल रही है, इनको भी शामिल कर लिया गया है। किसके लिए? व्हाइट गुड्स के उत्पादन के लिए। व्हाइट गुड्स के लिए। व्हाइट गुड्स क्या होता है?
सफेद वस्तुएं। ये व्हाइट गुड्स का टर्म्स आया है, श्वेत जो बर्तन होते थे सफेद, उनसे आया है, यूटेंसिल्स। पहले सफेद जो बर्तन होते थे, सफेद बर्तन कौन से, किचन के, उनसे शब्द ले आया है। अभी क्या है, इनका मतलब व्हाइट गुड्स के अंतर्गत कौन से, गुड्स का मतलब वस्तुएं, व्हाइट मतलब सफेद, कौन सी वस्तुएं इसमें शामिल की जाती हैं, जैसे आपका एसी है, ठीक है, फ्रीज है, किचन का सामान, प्लस लग्जरी आइटम्स, डिश वॉशर है। ये सब क्या हैं, ये व्हाइट गुड्स हैं। और जो व्हाइट गुड्स होती हैं, इन पर अभी टैक्स क्या किया गया है, कम किया गया है। यहाँ से थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया है, टैक्स की दरें कम की गई हैं जीएसटी की, जहाँ 18 लग रहा था 12 पर आ गया है। तो इन व्हाइट गुड्स जो एसी है, फ्रिज है, डिशवॉशर है, इनको व्हाइट गुड्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो व्हाइट गुड्स के लिए प्रोत्साहन दिया गया है, इसमें कितनी वस्तुओं को शामिल किया है इन्होंने, आपका जो शामिल किया गया है इसमें एसी है और एलईडी है, ठीक है। व्हाइट गुड्स से यहाँ पर जो हम लोग जनरल रेफरेंस है, लग्जरी आइटम जो यूज किए जाते हैं घरों में, ठीक है, विशेष रूप से आप एसी, फ्रिज, डिशवॉशर्स, एलईडी, ये सब शामिल हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, प्रोत्साहन जब मिलेगा तो ये जो चीजें हैं, इनका उत्पादन क्या होगा, देश में इनका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो लोग खरीदेंगे, खरीदारी भी बढ़ेगी, तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सब चीजें होंगी। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, जो हम लोग रोज चर्चा करते हैं। कुछ चीजें इकोनॉमिक्स में एकदम याद रखनी है, और ये दिया ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि इसमें जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट की दिक्कतें चल रही हैं देश में टैरिफ की वजह से। नेक्स्ट आपने देखा होगा न्यूज में, सर्वोच्च न्यायालय में पेंडेंसी, फर्स्ट पेज पर न्यूज थी। लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमें इसमें क्या देखना है, सर्वोच्च न्यायालय में केस पेंडिंग है, जो लगातार पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ रही है। पेंडिंग केस की संख्या में वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितनी है इस समय, मौजूदा स्तर पर केसेस कितने हैं, 1 लाख से कम है सुप्रीम कोर्ट में। कितने हैं, मानकर चलिए 88,000 केसेस हैं, मोटा मोटा, के का मतलब 1000, ठीक है। जब आप केसेस के बारे में पढ़ते हैं तो उनको दो प्रकार से पढ़ेंगे हम लोग। एक होते हैं सिविल केसेस और दूसरे होते हैं क्रिमिनल केसेस या आपराधिक केसेस, इंग्लिश में क्रिमिनल, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। या आप पढ़ते होंगे फौजदारी, तो सबसे अच्छा सिविल, क्रिमिनल या आपराधिक। तो इनकी संख्या बहुत कम है, कितनी, 18,000 के आसपास टीम के, और इनकी है 17 की। डेटा याद नहीं रखना है आपको, यहाँ याद जो रखना है कि जो केसेज होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सिविल, क्रिमिनल। पेंडेंसी लगभग 88,000 के आसपास है, और ये मौजूदा आंकड़ा, मतलब ये कि सिविल की पेंडेंसी ज्यादा है क्रिमिनल से, क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल में बहुत सारे चीजें जुड़ी हुई होती है, तो यहाँ इनकी पेंडेंसी कम होना ठीक है, या जीरो ही रहे तो सबसे अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में एक बड़ी समस्या पेंडेंसी जो बढ़ रही है, कारण क्या है, एक तो जजों की संख्या क्या है, कम है। अभी तो फिलहाल 34 कुल जज कितने हैं यहाँ पर, कुल जज हैं 34। 34 में एक हो जाएगा सीजीआई और 33 हो जाएंगे जज। तो अभी ये सारी वैकेंसी फुल है, मतलब फुल स्ट्रेंथ में सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है इस समय, फुल स्ट्रेंथ है, सभी वैकेंसी भरी हुई है। तो अभी जब भरी हुई है तो मामलों का निपटारा भी बहुत तेजी से होगा। एक प्रॉब्लम तो जजों की संख्या रहती है, लेकिन इस समय भरी हुई, नो डाउट, ठीक है। तो आपको लिखने के लिए पर्याप्त है, जजों की संख्या में जनरली कमी रहती है, समय से जजों की नियुक्ति नहीं हो पाती है सब, और सरकार केसेस को वो जो रिकमेंडेशन की जाती है कॉलेजियम के द्वारा, वो
अप्रूव नहीं करती है। तो ये सारे रीजंस हैं इसके, ठीक है। अब देखते हैं विवाह को लेकर के। महिला विवाह से बेहतर होगा बाल विवाह पर रिपोर्ट। हमें क्या देखना है इसमें? बाल विवाह पर रिपोर्ट किसने दी है? पहले रिपोर्ट आई है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर का आया है। रजिस्ट्रार जनरल, ये आप नाम याद कर लीजिए, ऐसे ही हर जगह काम आएगा ये, क्योंकि इसमें डेट सेंसस करवाया जा रहा है। सेंसस कौन करवाता है? यही करवाते हैं, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे, गृह मंत्रालय, या शॉर्ट में आपने सुना होगा, सुनेंगे एमएचए बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। इसने करवाया है और रिपोर्ट का नाम है एसआरएस डेटा, एसआरएस रिपोर्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो इस रिपोर्ट में क्या आया है वो देखने से पहले हम देखते हैं बाल विवाह क्या होता है। पहले तो बाल विवाह क्या होता है? अल्प आयु में विवाह। सीधा सा एक छोटा सा मतलब ये है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब इसका, हमारे यहाँ शादी की उम्र क्या है? 18 और 21। बॉयज के लिए 21 है और गर्ल्स के लिए 18 है ना। तो अब बाल विवाह का मतलब क्या हुआ? या कम आयु में विवाह, दोनों ही शब्द हैं। तो बाल विवाह का मतलब यहाँ लड़कियों के लिए, अगर हम रेफरेंस में हैं, चर्चा की गई है तो 18 साल से कम, और लड़कों के लिए 21 साल से कम, तो उसे बाल विवाह माना जाएगा। अब ये रिपोर्ट आई है एसआरएस की, क्या कहा गया? रिपोर्ट क्या कहती है? अब आप समझ पाएंगे कि रिपोर्ट कैसे और क्या कहना चाह रही है। इस रिपोर्ट में दो तीन बातें आई हैं सामने। क्या? कि सबसे अधिक बाल विवाह वेस्ट बंगाल में होते हैं। सबसे ज्यादा बाल विवाह या 18 साल से कम उम्र में विवाह कहाँ होते हैं? पश्चिम बंगाल में। एक तो कुल में भी यही है, और अर्बन प्लस रूरल, यू प्लस आर, दोनों में ही वेस्ट बंगाल ही है, पश्चिम बंगाल, है ना। मतलब कुल में भी वेस्ट बंगाल से ऊपर है, अर्बन में भी सबसे ऊपर है, और रूरल में भी सबसे ऊपर है। तो सबसे अधिक विवाह कुल मिला के जब भी अगर पूछा जाता है तो आप वेस्ट बंगाल को टिक कर सकते हैं इजिली। दूसरा, सबसे कम कहाँ होते हैं बाल विवाह? केरल में। मतलब बाल विवाह के रेट सबसे कम है केरल में। राष्ट्रीय कितनी है बाल विवाह की? राष्ट्रीय दर 2.1%, 18 साल से कम वाले लोगों की जो शादी होती है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ पर सबसे कम है केरल में, तो रीजन क्या हो सकता है? इसका एक रीजन आपको सिंपल से दे देना। कोई आपसे पूछता है तो बोलिए यहाँ पर साक्षरता का स्तर ज्यादा है, साक्षरता अधिक है। या और स्पष्ट करना है तो शैक्षिक स्तर लिखिए। साक्षरता का मतलब सिर्फ पढ़ना और लिखना होता है, तो शैक्षिक स्तर या शिक्षा का स्तर ज्यादा है। शिक्षा का स्तर ज्यादा होने से भी और अच्छी बात है, महिलाओं में साक्षरता ज्यादा है। महिलाओं में, या महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर बाल विवाह कम होते हैं। दूसरा, इसका मतलब शिक्षा अगर ज्यादा दी जा रही है महिलाओं को, मतलब वहां पर जागरूकता ज्यादा होगी, तो इसलिए लोग शादी कम उम्र में
नहीं करते हैं या कम करते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपको पहले से पता होगी, एशिया कप की। एशिया कप आपको याद रखना है, यहाँ पे कई सारे हो रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक तो क्रिकेट हो रहा है, ये तो हो रहा है दुबई में, अभी तो खेला ही जा रहा है। एक हुआ है अपने बिहार में, किसका? हॉकी का। हॉकी में भी आदमियों का मतलब मेन का, जिसको किसने जीता है? भारत ने जीत लिया है, भारत विनर। एक और है हॉकी का मेन का, मेन नहीं सॉरी वुमेन का। इस कारण ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है ग्वांगझू में, चीन के ग्वांगझू। और ये अभी चल रहा है, ये भी खेला गया है। एक तरफ इंडिया थी, दूसरी कोई और पार्टी है, लेकिन भारत जीत नहीं पाया, एटलीस्ट सेकंड पोजीशन पर है। तो हम कल चर्चा करेंगे कौन जीता है, क्या है। नेक्स्ट क्या है? रूस के द्वारा मिसाइल परीक्षण। स्पोर्ट्स के मामले में आप लोगों को दिक्कत होती है, तो आप लोग थोड़ा सा स्पष्ट समझेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे एशिया कप के बारे में हमने जाना कि 3 एशिया कप होते हैं। जब भी एशिया कप यहाँ लगा हुआ एशिया, इसका मतलब इसमें सिर्फ एशिया के देश पार्टिसिपेट करेंगे, एशियन कंट्री ओनली, विश्व के देश नहीं होंगे, ठीक है। तो रशिया द्वारा मिसाइल परीक्षण किया गया जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्टेड कहाँ पर? बैरेंट सागर में, बैरेंट सागर, ये ऊपर पड़ता है रसिया के नॉर्थ साइड में, आर्कटिक महाद्वीप की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मिसाइल की टेस्टिंग हुई, ठीक है, हमें कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। जैसे कि ये क्रूज मिसाइल है, मिसाइल का लक्षण क्या है? क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज मिसाइल जो होती हैं, ये क्या होती हैं? एक तो तेज चलती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं? जैसे दो ही मिसाइल होती हैं टाइप। तो बैलिस्टिक मिसाइल ये होता है उसका पाथ, यहाँ से चलेगी तो वापस आएगी। ये क्रूज मिसाइलें जो होती हैं, इनका पाथ क्या होता है? ये सीधे चलती हैं ऐसे एक रेखा में और सीधे टारगेट को हिट करती हैं। हाइपरसोनिक शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब क्या है? स्पीड बताता है ये। यह क्या बता रहा है? मिसाइल की स्पीड बता रहा है, जो कि बहुत अधिक है। देखिए स्पीड जब हम बताएंगे तो कैसे होता है, एक होती है सुपरसोनिक और दूसरी होती है हाइपरसोनिक। जब हाइपरसोनिक स्पीड कोई कह रहा है, इसका मतलब 5 मैक से ऊपर है, 5 मैक प्लस है। ये सुपरसोनिक मैक तक होती है, 5 मैक तक। 5 मैक से, मैक क्या है? मैक मात्रक है स्पीड नापने का, कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है, गति कितनी है। तो ये हो गया रसिया का जो टेस्ट किया गया उसके बारे में। नेक्स्ट है, काफी बड़ा मुद्दा है। नेक्स्ट, सुशीला कार्की को लेकर के। आपको पता ही नहीं, नेपाली पीएम चुना गया है, नेपाल की अंतरिम पीएम। कोई आपसे पूछ सकता है कि अंतरिम पीएम क्या होता है? अंतरिम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, जब तक परमानेंट की व्यवस्था ना हो जाए तब तक के लिए, एक अर्थ में।
जब तक अस्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती। किस चीज़ की? कोई भी चीज़, यहाँ पीएम है, तो पीएम जब तक अस्थायी पीएम नहीं आता तब तक ये पीएम है। जब तक अस्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक। जैसे ही परमानेंट आ जाएगा, इसके शुरू हो जाएगा ऑन पीएम। तो अभी आपने देखा होगा, एक न्यूज़ में शब्द था जन जी। इस जेड को बोलते हैं जी, ठीक है? तो जन जी प्रोटेस्ट बोला जा रहा था। चूँकि अभी नया टर्म है, तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं जन जी क्या है और जन जी प्रोटेस्ट क्या था या किस देश में हुआ था? तो जन जी प्रोटेस्ट कहाँ हुआ है? नेपाल में। अभी आपने देखा होगा कि वहाँ के जो मंत्री थे, विधायक थे, उनको आम जनता ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा है, मारा है। इवन फार्मर जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी वाइफ की डेथ भी हो गई, उनके घर में आग लगा दी थी। तो नेपाल में क्या किया गया? प्रदर्शन किए गए, प्रदर्शन हिंसात्मक हो गए। तो इस प्रदर्शन जो किया गया है नेपाल में, धरना प्रदर्शन, हिंसात्मक प्रदर्शन, इसको जिन लोगों ने किया, उन्हें जनजी कहा जा रहा है। किसने किया? जनजी लोगों ने किया। इसीलिए ऐसे प्रोटेस्ट को कहा जा रहा है, जो प्रदर्शन किया गया उसे जनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। ये जनजी लोग कौन है? हमारे जैसे लोग, हमारे आपके जैसे लोग। बस इनकी एक टाइमलाइन बताई गई है। इनका जो जन्म हुआ है ये 97 से 2012 के बीच में के मध्य जन्मे लोग हैं, उन्हें जनजी कहा जा रहा है। तो इनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया वो जनजी प्रोटेस्ट कहलाया। नेपाल में जो प्रदर्शन हुआ उसका कारण क्या था? अभी देखिए, प्रदर्शन जब हुआ तो उसके कारण क्या थे? वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे थे जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। केंद्र में क्या था? भ्रष्टाचार, नेताओं के द्वारा जो किया जा रहा था, इसकी वजह से वहां पर प्रदर्शन किया गया। जब ये हुआ इसके कारण से, तो परिणाम क्या प्राप्त हुए? परिणाम आपको मिला, वहां के जो पीएम थे, पीएम ने इस्तीफा दिया। पहले तो 2 ही दिन ये प्रोटेस्ट चला है। पीएम कौन थे? ओली जी। पूरा नाम नहीं याद है तो लास्ट में याद रखेंगे तो आपका काम हो सकता है, हो जाएगा हर जगह, क्योंकि धीरे-धीरे आपको नाम याद हो जाएँगे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हिंसात्मक प्रदर्शन हुए, हिंसात्मक कार्रवाई, हिंसात्मक कार्रवाई से अच्छा हिंसात्मक हमले। किन पर? जो मंत्री थे, विधायक थे वहाँ पर। सरकारी बिल्डिंग्स को तोड़ा गया, ये सब चीज़ें हुई। और इन पर कुछ लोग मर भी गए, बहुत सारे लोगों की दुर्घटना भी हुई। परिणाम क्या हुआ देखिए, इस्तीफा दे दिया तो पद खाली हो गया था पीएम का। तो पीएम के पद पर नियुक्त किया गया किसी को 2 दिन बाद। किसको नियुक्त किया गया? उनका नाम है सुशीला कार्की। अब ये सुशीला कार्की कौन है? ये हमें पता होना चाहिए। सुशीला कार्की पद पर नियुक्त हुई हैं पीएम के पद पर, तो बनी क्या है? अंतरिम पीएम बनी है। अंतरिम पीएम का मतलब हम लोग ऊपर समझ चुके हैं। प्लस ये पूर्व सीजेआई भी हैं वहाँ पर, वहाँ की पूर्व सीजेआई नहीं कह सकते, मुख्य न्यायाधीश बोलेंगे। सीजेआई तो भारत का होगा ना। पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तो ये पहली मुख्य न्यायाधीश भी थी वहाँ की, पहली मुख्य न्यायाधीश इन द सेंस ऑफ महिला, और पहली महिला सीएम भी हैं। अंतरिम ही है लेकिन है तो है ही एटलीस्ट। इनकी स्वाभाविक रूप से इनकी छवि क्या होगी? बेहतर रही होगी, तभी इनको बनाया गया है, क्योंकि प्रोटेस्ट ही करप्शन को लेकर के था, भ्रष्टाचार को लेकर के था, इसलिए इनको बनाया गया ताकि ये पद संभालें और कुछ परिस्थितियों को बेहतर बनाएं।
तो जेन जी का हमने समझा क्या हुआ, प्रोटेस्ट का। तो ये जनरेशन पीढ़ी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, पीढ़ी के आधार पर वर्गीकरण। तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे मैचिंग पूछ लिया जाए। तो जो बनाया गया है इन्होंने, पहली पीढ़ी का नाम है साइलेंट जनरेशन, चुप पीढ़ी, साइलेंट जनरेशन। दूसरी है बेबी बूमर्स। तीसरा है एक्स जनरेशन। चौथी है वाई जनरेशन। पांचवी है जेड। सिक्स है अल्फा जनरेशन। ये है पीढ़ियां इनकी। हम लोग कौन सी पीढ़ी में आते हैं या आप लोग कौन सी पीढ़ी में आते हैं वो देख लेंगे हम लोग, अभी पता चल जाएगा। जो साइलेंट जनरेशन है, इसका टाइम पीरियड जो शुरू होता है 1928 से। 1928 वही ईयर है जब मंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन। 1928 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का पीरियड आता है। तो इस दौरान जो पढ़े लिखे बड़े हुए उनको रखा जाता है साइलेंट जिन में। इस क्यों, इसका पीरियड ही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरी जनरेशन 1946 से 64 तक। याद कैसे करोगे, 46 के डिजिट रिवर्स हो गए, 64 हो गया। ठीक है। बेबी बूमर्स क्यों कहते हैं, इस दौरान जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हुई, बेबी बूम कर गए। बूम का मतलब होता है वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि। एक्स जनरेशन में कौन आते हैं, अब यहाँ पर शुरू होगा इन्होंने का 1965 से। 15 साल जोड़िए, पहुंच जाइए। 15 का रूल नहीं है, बट 15 लागू हो रहा है, सो हम चलेंगे इस पे। तो ये 80 तक हो जाएगी एक्स जनरेशन। और ये वो जनरेशन है जिसको कंप्यूटर की जानकारी हुई पहली बार, इनको इन्हीं को पता चला। वाई जनरेशन 1981 से शुरू करेंगे, 15 जोड़ के 96 तक पहुंच जाएंगे। 1981 से 96 तक। इनको बोलते हैं मिलेनियल्स, मिलेनियल्स भी बोला जाता है। और जेन जी जो है 97 से शुरू करेंगे इनको, 15 जोड़ के 2012 तक। इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। और जो अल्फा जनरेशन है, ये 2013 से शुरू करते हैं 2025 तक। जो लोग जन्म हुआ है इनका, वो इसमें आते हैं। अब कहा जा रहा है कि इसके बाद बीटा जनरेशन शुरू हो चुकी है 2015 से। ये 2025 की जो जनरेशन है 13 से, ये एआई के एरा की जनरेशन है। ठीक है। रोबोटिक्स के एरा की जनरेशन है, रोबोट्स भी देखा है इसने। ठीक है। बाकी 3G 4G यहाँ लिख सकते हैं। तो ये पीढ़ी का जो वर्गीकरण वो याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि रिसेंट में न्यूज में रहा है। नेक्स्ट न्यूज हम लोग लेंगे, पाकिस्तान में फ्लड आई हुई है। फ्लड तो हमारे यहाँ भी आया हुआ है। इस समय देख रहे हैं हम लोग, जो क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं उसका स्पष्ट प्रभाव इस वर्ष दिख रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ है तो आपदा है, और आपदा है तो लोगों ने अवसर ढूंढे हैं। आपदा में अवसर क्या, कौन ढूंढेगा, अच्छे लोग तो नहीं ढूंढेंगे। लश्कर तैयबा ने क्या ढूंढा है, इस आपदा को दिखाकर आपदा के नाम पर पैसे जुटाए जा रहे हैं। कैसे, ऑनलाइन मोड पर,
कि भाई हमारे यहाँ बाढ़ आई है, बाढ़ के नाम पर हमको सहायता कर दीजिए ताकि हम अपने लोगों की हेल्प कर पाएँ। तो लोग बाढ़ के नाम पर इनको पैसे दे रहे हैं और फिर ये पैसा कहाँ यूज़ करेंगे? आतंकी घटनाओं में। तो ये किस-किस तरीके से पैसा जुटाया जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरीका ये भी है, क्राउड फंडिंग के माध्यम से जुटाते हैं बहुत सारे लोगों से, तो ये लश्कर-तैयबा ये भी कर रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। 9 नंबर, एक न्यूज़ क्या आई है, पिंक टैक्स को लेकर के आई है न्यूज़। एक आइडिया आपको जनरली होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन टिक कर सकें और लिख सकें। पिंक टैक्स क्या है? यह कोई कर नहीं है, पहली बात तो यही है। सरकारी कर नहीं है, मतलब सरकार के द्वारा लगाया गया नहीं। सरकार द्वारा आरोपित नहीं है, कम से कम। बात वही है ऊपर वाली ही, बस मैं थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप कुछ गलत ना समझ लें। ठीक है? तो क्या है? यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी होगी, पिंक, ये क्या है? पिंक शब्द ये जो है सामान्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है महिलाओं से। तो जहाँ पिंक शब्द आए वो समझ लीजिए महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा पिंक बूथ, पुलिस बूथ जो होता है वहाँ पर भी सुनने में आएगा। इसके अलावा पिंक टॉयलेट के नाम से भी सुना होगा। तो पिंक बेसिकली महिलाओं से जुड़ा हुआ एक शब्द है। यहाँ है पिंक टैक्स, अर्थात टैक्स कहाँ लगाते हैं? वस्तुओं पर। तो महिलाओं से जुड़ी हुई, महिलाओं से संबंधित वस्तुओं की कीमत अधिक होती है। इसी को कहा जाता है पिंक टैक्स। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, हेयर कट को लेते हैं। तो एक वुमेन का हेयर कट और एक मेन का हेयर कट, दोनों में अंतर मिलेगा। जैसे मेन का हेयर कट अगर 100 में होता है तो वुमेन का हेयर कट 250-300 में होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये पैसा इनको ज़्यादा देना पड़ रहा है। हम यहाँ 100 रुपये दे रहे हैं मेन, ये 350 दे रही हैं। तो क्या है, ये विषमता है, डिस्पैरिटी है, असमानता है। किसमें? कीमत में। तो ये महिलाओं के साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है। अब जब महिलाओं को इतना पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा तो इनकी पॉकेट से पैसा ज़्यादा निकल जाएगा, है ना? पॉकेट से आउट मनी जाएगा। तो अमेरिका में जो एक खोज की गई, खोज नहीं की गई बल्कि एनालिसिस की गई, तो इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। किसको? महिलाओं को। अब सोचिए जो महिलाएं काम करती हैं उनको कितना नुकसान होगा। ठीक है, तो ये महिलाओं के साथ होने वाला असमानता का रूप है एक। ठीक है, एक तो मैंने हेयर कट का एग्जांपल दिया, दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि शर्ट वगैरह का। शर्ट है, इसकी लॉन्ड्री करवानी है। लॉन्ड्री समझ गए? जो धोने के लिए देते हैं। तो एक मेन का शर्ट है, एक वुमेन का शर्ट है। खर्च क्या आएगा लॉन्ड्री में? तो वॉशिंग मशीन है उसी से होगा। तो इसकी खर्च की कीमत मान लीजिए कि अगर 150 रुपये है तो महिलाओं की कीमत होगी 385 मान लीजिए। तो ये अंतर दिखता है। शर्ट तो वही है लेकिन कीमत में अंतर है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ फीमेल, जस्ट बिकॉज ऑफ फीमेल। तो ये क्या है? असमानता है। ऐसे बहुत सारे जो, अब यहाँ पर आप महिलाओं के से जुड़े हुए जो सामान हैं, जैसे सामान या सेवाएं।
सेवाएं जैसे कि ये जो क्या बोलते हैं, ब्यूटी आइटम्स होते हैं। इसके अलावा महिलाओं के जो कपड़े होते हैं, वुमेन स्पेसिफिक गारमेंट्स। इसके अलावा जो जो भी आइटम्स आपको याद आ रहे हो सारे यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि उनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये पिंक टैक्स का हो गया। नेक्स्ट हमें लग रहा है 10 है। नेक्स्ट है बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट। बैम्बू का मतलब होता है बांस। बांस आधारित एथेनॉल प्लांट। प्लांट का मतलब पौधा नहीं है, उद्यम से है। क्योंकि एक बार यूपीएससी में ऐसे ही पूछा गया है प्लांट को लेकर के। संयंत्र लिख दो सीधे सीधे हिंदी में। इसका क्या है, क्यों है न्यूज में, तो मोदी जी इसका उद्घाटन किया है असम में। हम हमें इसको समझना होगा, ये पहला प्लांट है, पहली बात तो बांस आधारित पहला संयंत्र है भारत का। किस मामले में पहला संयंत्र है, मतलब ये बांस का इस्तेमाल करेंगे। बांस मतलब बैम्बू, और बांस का उपयोग करके हम लोग बनाएंगे इथेनॉल। इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, ये हो जाएगा कच्चा माल। अब इसको आगे कैसे समझना है, जो मोदी जी समझाना चाह रहे हैं। समझाना ये चाह रहे हैं, जब एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा, एथेनॉल कहाँ यूज करेंगे, ये यूज होगा, आपको याद होगा E20 पेट्रोल होता है। हम लोग जो पेट्रोल यूज करते हैं, E20, ये कौन सा पेट्रोल होता है, ये वो पेट्रोल होता है जिसमें 20% एथेनॉल होता है। जो 20 लिखा हुआ वो परसेंटेज को दिखा रहा है, 20% एथेनॉल प्लस 80% गैसोलीन या पेट्रोल होता है। तो इसको यहाँ यूज किया जाएगा, कहाँ पर, ईंधन के रूप में। ये यूज कहाँ होगा, ईंधन में इस्तेमाल किया जाएगा। किसके ईंधन के रूप में, जो हमारी बाइक्स हैं, कंबस्चन इंजन हैं, आंतरिक दहन इंजनों में। विशेष रूप से हम पेट्रोल इंजन में यूज करेंगे। जब पेट्रोल इंजन में यूज करोगे तो क्या होगा, हमारा आयात कम हो जाएगा, ईंधन का आयात कम, कच्चा तेल का आयात कम होगा। जब आयात कम होगा तो हमारा जो पैसा है, धन है, उसमें क्या हो, वो बचेगा। या यूं कहें, हमारा जो घाटा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्यापार घाटा, ये कम होगा, बीओपी कम होगा, या यूं कहें ट्रेड डेफिसिट कम होगा। बात एक ही है। ट्रेड डेफिसिट जब कम हो जाएगा तो बीओपी भी कम हो जाएगा, है ना। तो ये इसका प्रभाव होगा, जो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। प्रभाव वही चर्चा करना जो हम लोग एक बार कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है, यहाँ चेंज है, सिर्फ बांस से एथेनॉल बनाया जा रहा है। अब बांस से क्यों बनाया जा रहा है, ये चर्चा का मामला हो सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट में बांस बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर, अभी क्या किया गया, बांस को हटा दिया, बांस को काटने पर बैन था, प्रतिबंध था। अब ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। तभी हटा दिया गया तो काट सकते हैं। अब काट काट के
बांस को काट के मशीन में लाया जाएगा संयंत्र में, उससे एथेनॉल बनाएंगे। एथेनॉल को हम लोग पेट्रोल में यूज करेंगे, उससे हमारा ईंधन का आयात कम होगा या पेट्रोलियम का आयात कम होगा और हमारा बीओपी या ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। ये हमको फायदा होगा। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं इसको। थैंक यू।